गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वितान में से लेसन नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसका शीर्षक है राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान की रजत बूंदें, जिसको लिखा है अनुपम मिश्र जी ने, यानी कि इनके लेखक जो हैं अनुपम मिश्र जी। इनका जन्म 1948 यानी कि वर्धा में हुआ था, जो महाराष्ट्र में है। वर्धा में हुआ था और ये एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, यानी कि जो इन्होंने लिखी अपनी रचनाएं वो पर्यावरण के ऊपर ही लिखी गई हैं। इनके द्वारा जो रचित है ये एक निबंध है, और इस निबंध में जो राजस्थान के अंदर कुइयां खोदी जाती हैं, छोटे मुंह वाली आकार की, बड़े आकार का कुआं होता है जिसके अंदर पानी होता है और उस पानी का यूज किया जाए। आजकल तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन प्राचीन काल में लोग कुएं का पानी प्रयोग करते थे। आजकल अनेकों गांव भी ऐसे हैं जहां पर कुएं का पानी प्रयोग किया जाता है। तो राजस्थान के अंदर जो वो कुइयां प्रयोग होती थी वो घर घर में भी बना लेते थे, और साझे तौर पे 5, 6 या 8, 10 घर मिलकर भी उस कुएं को बना लेते थे। वहां पर सार्वजनिक तौर पर कुएं का जो पानी है वो प्रयोग किया जाता था। उनसे इस चर्चित निबंध में कुएं खोदने की जो कठिन प्रक्रिया है उससे जुड़ी हुई सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं का वर्णन भी किया है। राजस्थान के अंदर कुएं खोदना एक सामाजिक और एक धार्मिक परंपरा भी है, और वहां पर कुएं खोदने के समय वो एक उत्सव भी मनाया जाता है। राजस्थान में रेत का विस्तार और गहराई का अथाह है। अथाह कहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती। वर्षा का पानी रेत में समा जाता है, क्योंकि रेत ऐसी चीज है उसके ऊपर पानी तैरता तो नहीं है, लेकिन वो उसमें समा जाता है। परंतु मरुभूमि कहते हैं जहाँ पर रेत ही रेत होती है। कई स्थानों पर रेत की सतह के नीचे खड़िया मिट्टी, पत्थर की काफी लंबी चौड़ी पट्टी होती है, जो रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया मिट्टी का पता चलता है, क्योंकि मिट्टी की नीचे की सतह पर खड़िया पट्टी होती है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ से निकल जाता है, परंतु यहाँ और वह अधिकतर खारा भी होता है। इसलिए वर्षा के पानी को समेटने के लिए कुएं का निर्माण करते हैं, क्योंकि एक पानी को बचाते भी हैं और असमय के अनुसार, यानी कि यदि हमारे पास पानी पीने का भरपूर साधन है तो वो किसी समय असमय कुएं का जो पानी है वो प्रयोग कर लेते थे। वर्षा के पानी को इकट्ठा करना कुएं से बढ़िया उनके पास कोई उपाय या साधन नहीं था। उन्होंने कहा है कि जो बड़े कुएं खोदे जाते हैं वो तो काफी गहरे भी होते हैं, 150-200 फुट के ऊपर पानी मिल जाता है, लेकिन कुएं का पानी जो होता है वो अधिकतर वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के काम आती हैं। कुएं आगे उन्होंने कहा है कि कुएं का निर्माण किया जाए जिस क्षेत्र में बरसात का पानी एकदम बैठता नहीं है, वहां रेत के नीचे खड़िया पट्टी जो होती है, खड़िया पट्टी का पता लगाने के लिए ही लोगों के अनुभव काम आते हैं। कुएं का निर्माण बहुत सावधानी से किया जाता है, क्योंकि कुएं जो होती है वो संकरी होती है। कुएं का जो मुंह होता है वो संकरा होता है। संकरा कहते हैं तंग, संकरा होता है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है तंग, और कुएं का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। इसको हम बड़ा या खुला भी कहते हैं। इसका आकार बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पर कुआं खोदना आसान होता है, जबकि कुएं खोदना बड़ा कठिन और जोखिम काम होता है। कुएं की खुदाई और चिनाई करते समय दक्षतम, यहाँ पर कहेंगे हम दक्षतम, यानी कि कार्य कुशल
जो कार्य कुशल व्यक्ति होते हैं उनको कार्यत दक्षतम बोलते हैं। दक्षतम लोगों को चेलवांजी, चेलवांजी यहाँ पर चेलवांजी जो है वो राजमिस्त्री होता है, राजमिस्त्री होता है जो कुई बनाने का कार्य करता है, उसे चेजारो भी कहते हैं। उनके कुई बचाने के इस कार्य को चेजा कहा जाता है। कुई बनाने का कार्य आसान नहीं है, यह लगभग कुआं बनाने जैसा ही होता है। जैसे कुआं, ये कुआं जो है ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, और ये कुई जो है ये स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग की गई है। तो कुएं की गहराई लगभग कुएं के समान ही होती है, अंतर केवल उसके व्यास में होता है कि कुएं का व्यास कम होता है और कुएं का व्यास ज्यादा होता है। लंबाई दोनों की समान होती है। कुएं का व्यास कम होता है, इसलिए उसका व्यास कम होने के कारण उसे संकरा कहते हैं। कुएं का निर्माण करने के लिए जो चेजारो होते हैं यानी कि कुएं बनाने वाले, वो भूमि के अंदर की गर्मी को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो कुएं के अंदर नीचे उतरते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कुएं खोदने वाला जब अंदर जाता है तो अंदर उसके मिट्टी होती है, मिट्टी, और वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो बाहर खड़े जो इसके किनारे पर व्यक्ति खड़े होते हैं वो एक एक मुट्ठी रेत की अंदर फेंकते रहते हैं, जिससे बाहर से ऑक्सीजन अंदर जाए और वो चेजारो जो अंदर उतरे हुए हैं कुएं खोदने वाले, उनको ऑक्सीजन प्राप्त हो जाए और उनका दम घुटने से उनका आकस्मिक निधन न हो। तो यहाँ पर इसीलिए कहा कि कुएं का निर्माण करने के लिए जो चेजारो होते हैं वो भूमि के अंदर होते हैं और वहां पर उनके लिए गर्मी सहन करना असंभव रहता है। उनके एक हाथ में बसोली होती है, बसोली एक विशेष प्रकार का, यहाँ पर इस प्रकार का बिंडा लगाते हैं और उससे वो मिट्टी को खोदते हैं। यहाँ पर ऐसे नोकदार होता है, तो यहाँ पर एक होती है बसोली जिसको बोलते हैं, जो बच्चे जानते होंगे उसके बारे में वो देख सकते हैं। बसोली से मिट्टी की खुदाई करते हैं। बसोली एक नुकीला लोहे का औजार होता है। आपने सड़कें बनाने वाले जो पाथमेकर होते हैं उनको देखा होगा, उनके हाथ में एक विशेष प्रकार का औजार होता है जो दोनों तरफ से ऐसे नुकीला होता है, यानी कि वो पत्थर वगैरह उससे और जो मिट्टी होती है दबी हुई मिट्टी उससे खोद करके निकालते हैं। उसके अंदर की जो नुकीला औजार होता है, इसका हत्था जो ये होता है ये लकड़ी का बना होता है, ये लोहे का होता है। और ऊपर खड़े जो लोग होते हैं वो एक रस्सी में बाल्टी बांधकर कुएं के अंदर उतारते हैं। वहां की जो वहां उन्होंने खोद करके मिट्टी इकट्ठी की है उसको बाल्टी में भर देते हैं और ऊपर वाले व्यक्ति उस बाल्टी को खींच लेते हैं। चेजारो कुएं की खुदाई के साथ साथ उसकी चिनाई भी करते रहते हैं। जो अंदर व्यक्ति जैसे चेराजो और ये अभी आपको बताया चेलवांजी, उसके अंदर एक व्यक्ति मिट्टी खोदता रहता है और दूसरा व्यक्ति साथ साथ में उसकी चिनाई करता रहता है। यानी कि यहाँ पर ईंट से जो चिनाई होती रहती है वो करता रहता है, क्योंकि दोबारा से अंदर जाना भी एक कठिन कार्य होता है। मिट्टी खुदी होती है, यदि ऊपर से मिट्टी गिर जाए तो चेजारों के लिए समस्या गंभीर हो जाती है। तो वो साथ में चिनाई का काम भी करते रहते हैं। उन स्थानों पर खीप नामक घास एक रस्सा बनाकर, एक राजस्थान की एक घास होती है उसका एक रस्सा बनाते हैं। तो रस्सा बनाने के बाद उसमें वो बांध करके सामान को नीचे छोड़ दिया जाता है। बनाकर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा और फिर तीसरा चौथा। मान लीजिए ये एक रस्सी है, इसके ऊपर हमने दूसरा वो डाला, फिर हमने तीसरा डाला, यानी कि ये काफी मजबूत हो जाती है जो वजन खींचने के काम आती है। फिर उसके अंदर दूसरा, तीसरा और चौथा इस प्रकार ऊपर आते जाते हैं और यहाँ पर कितनी प्रकार ऐसे गांठें भी लग जाती हैं, तो इनके ऊपर भी व्यक्ति चढ़ करके ऊपर आ जाता है। खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है
और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे से फंसकर मजबूत हो जाती है। जब वो लड़ियां आपस में मिलती हैं तो बड़ी मजबूत हो जाती हैं। और रस्से का अंतिम सिरा ऊपर रहता है, कुई के ऊपर रहता है, और उनकी जिन स्थानों पर घास नहीं होती वहां पर लंबे लंबे लकड़ी के लट्ठों को एक दूसरे से उलझाकर मिट्टी को ढहने से रोका जाता है। अब देखिए, जब वर्षा आती है, मान लीजिए ये वर्षा का पानी है और ये पानी हमारे लिए नुकसानदायक है, तो हम यहाँ पर मिट्टी का एक बहुत मजबूत एक बंद बांध देंगे जिससे पानी इधर न आए। मिट्टी को ढहने से, इसी प्रकार मिट्टी को ढहने से भी रोका जाता है। लेखक ने राजस्थानी पानी को 3 रूपों में बांटा है। नंबर 1 पालर पानी, यहाँ पर अभी मैंने आपको ये बताया है। तो पानी 3 प्रकार से बांटा है। नंबर 1 पालर पानी, और दूसरा है पाताल पानी। दूसरा उनका नंबर था पाताल पानी, और तीसरे नंबर पर है पालर पानी, रेजानी पानी। तीसरा है उनका रेजानी पानी। यहाँ राजस्थान में इस पानी को 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर आता है पालर पानी। पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला ये पानी जो होता है, ये पानी सीधे बरसात से मिलता है। बरसात से मिलता है। पालर पानी यानी कि यह भूजल, यानी कि भूजल बरसात से मिलने वाला। पाताल पानी जो होता है ये भूजल से मिलता है, यानी कि भूमि के अंदर से। ये पानी हमें भूमि के अंदर से मिलता है। और रेजानी पानी धरातल के नीचे, यानी कि धरातल के नीचे जो पानी होता है, धरातल के नीचे से रिसने वाला पानी जो होता है, रिसने वाला पानी, धरातल के नीचे जो रिसने वाला पानी होता है उसे रेजानी पानी कहते हैं, जो हमें सीधा कुएं के माध्यम से मिलता है। हमें ये कुएं के माध्यम से मिलता है, कुएं के माध्यम से मिलता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण होते हैं। एक तो वो उसका व्यास होता है, वो कम मात्रा में फैलता है। जैसा मैंने आपको अभी पहले कहा था कि इसका व्यास जो है वो कम है, कम मात्रा में फैलता है, और पानी जो होता है वो बेकार नहीं होता, पानी जैसे उसके अंदर होता है वैसे ही बना रहता है। दूसरा नंबर था रेत में जमा पानी की बूंदें धीरे धीरे मिट्टी के, धरती के अंदर रिसती रहती हैं। दिन भर में एक कुएं में 2-3 घड़े ही पानी जमा हो पाता है, कि वो धीरे धीरे पानी रिसाव के कारण कुएं में इकट्ठा हो जाता है। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई पे ही होता है, यानी कि हम कुएं के अंदर बाल्टी डाल करके भी हाथ से पानी निकाल सकते हैं। खड़िया पत्थर की पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में लगभग सभी घरों में कुएं बनाई जाती हैं। कुएं से पानी निकालने के लिए छोटी बाल्टी या एक चड़स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको चड़स का अर्थ बता रही हूँ। चड़स यानी कि चमड़े का बना, चमड़े का बना एक थैला होता है। चमड़े का बना एक थैला होता है ये, जो किसी मरे हुए पशु के आकार का, जो एक पशु मर जाता है जो, तो उसके जो थैला होता है उसे चड़स बोलते हैं। चड़स से लगभग ये पानी निकाला जाता है
ऊपर मुहाने पर चरखी या घिरनी लगा दी जाती। आपने कहीं पर गांव वगैरह में देखा होगा कि कुएं के ऊपर, जैसे कुआं होता है, कुएं के ऊपर एक घिरनी लगी होती है, 3 तरह के पोल बना करके उसके ऊपर रस्सी डाल करके पानी खींचा जाता है। उसके मुहाने पर चरखी या एक घिरनी लगा दी जाती है जो घूमती है। कुएं के मुंह को लकड़ी के ढक्कन से भी ढककर रखा जा सकता है ताकि कुएं के अंदर जो कंकर, पत्थर, धूल, मिट्टी न गिरने पाए। कुएं के छोटा मुंह रखने के कई फायदे होते हैं। एक कुएं का पानी हम आसानी से निकाल सकते हैं, बाल्टी से निकाल सकते हैं। यदि कुएं का पानी ऊपर आ जाता है तो हम उसे अपने हाथ से बाल्टी भर करके निकाल सकते हैं। दूसरा, कुएं के अंदर कुछ जैसे पशु वगैरह हैं या फिर धूल मिट्टी है, उनको गिरने से बचाया जा सकता है। नंबर 3, हम उसको जैसे अपने घरों में बर्तनों को रखते हैं उसी प्रकार हम कुएं को भी ढक सकते हैं, किसी एक ढक्कन के द्वारा ढक सकते हैं। या फिर टेम्परेरी आकार बना करके कुएं, मान लीजिए ये कुएं का आकार है, इसके ऊपर हमने 2 कुएं के आकार की लकड़ी रखी और ऊपर से कोई हमने प्लास्टिक का कवर या तिरपाल, कैनवस वगैरह ढक दी, इससे भी ये ढका जा सकता है। प्राचीन काल में चेजारो, अभी मैंने आपको बताया था कि चेजारो क्या होते हैं, जो कुएं खोदने का कार्य करते हैं। प्राचीन समय में चेजारो को कुएं के सफलतापूर्वक निर्माण भेंट की जाती थी। जब प्राचीन काल में राजस्थान के अंदर या कहीं भी कुएं खोदी जाती थी, जब कुएं का निर्माण पूरा हो जाता था तो कुएं बनाने वाले को वहां उचित स्वरूप भेंट दी जाती थी, जैसे उसके काम से खुश होकर उसको पारितोषिक। आजकल छात्रवृत्ति आपको मिलती है, कोई कार्य करने वाले को प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिलते हैं, या फिर भारत सरकार द्वारा या और भी इंटरनेशनल सरकारों के द्वारा भी छात्रवृत्ति भी दी जाती है और पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। तो इसी प्रकार प्राचीन काल में कुएं बनाने वाले को वहां के जो महाराजा, राजा हुआ करते थे, वो उनको एक विशेष प्रकार की भेंट देते थे। उसके अंदर अन्न, वस्त्र, मोहर, अशर्फी या फिर खाने पीने के लिए अनाज जो होता था वो उनको दिया जाता था। उन्हें वर्ष भर तीज त्योहार में, विवाह के अवसरों पर उपहार भी दिए जाते। जो चेजारो होते थे उनसे पूरे के पूरे गांव या वहां के जो क्षेत्रवासी हैं वो बड़े खुश होते थे। जब उनके घर में कोई विशेष त्योहार, कोई मांगलिक कार्य होता था तो चेजारो को कोई भी नहीं भूलता था और उनको वो उसी समय पर पुरस्कार देते थे, उपहार देते थे। अब यह कार्य मजदूरी देकर करवाया जाता है। पहले तो यह एक आपसी मिलन, सद्भाव के कारण कार्य होता था, उनको विशेष रूप से भेंट दी जाती थी, कोई मानदेय नहीं था। लेकिन आज तो ये सब कार्य मजदूरी पर निर्भर हो गए हैं। किसी भी कार्य करवाने के लिए मजदूरों को बुलाकर कार्य करवाया जाता है और उनको उचित मजदूरी दे दी जाती है। कोई निजी संपत्ति होती है, कुएं के ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता है। यदि कोई अपने आंगन में कुएं खुदवाना चाहता है और उस आंगन के अंदर एक ही परिवार है तो वो एक ही परिवार की संपत्ति है, इसमें कुछ किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यदि एक पड़ोस के अंदर एक इस कुएं के आकार से थोड़ा आकार बढ़ा लेना चाहते हैं और कोई सब सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के खुदवाते हैं तो केवल उस कुएं पर उन्हीं लोगों का अधिकार होता है जो उस कुएं खुदवाने में शरीक हुए यानी शामिल हुए हैं। लेकिन इसे सार्वजनिक संपत्ति समझा जाता है। आजकल क्या पहले भी ऐसा हो, आजकल पानी की कितनी समस्या है, पहले इतनी समस्या नहीं थी क्योंकि पेड़ पौधे थे, वर्षा लाने में सहायक होते थे। आजकल पेड़ पौधे नहीं है, भयंकर गर्मी बढ़ रही है, जो जलाशय हैं या नदियां हैं उनका भी पानी सूख रहा है। तो इसका जो कारण है वो केवल हम ही हैं, क्योंकि प्रदूषण जो फैल रहा है उसी के कारण आज ये समस्या हमारे सामने बनी हुई है। आजकल पानी की इतनी समस्या है कि यदि किसी के, आजकल आपने देखा होगा बोरवेल, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, घर घर में लगा लिए लोगों ने, उनके ऊपर कोई पानी लेने चला जाता है तो आज लोग पानी देने के लिए भी तैयार नहीं होते। और जो वहां पर कुएं आज भी राजस्थान के अंदर कुएं देखने को मिलती हैं, लोग उसे सार्वजनिक संपत्ति बना बैठे हैं, यानी कि अनेकों लोग वहां पर पानी भरने के लिए जाते हैं।
हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। कुई खोदने से पहले ये तय किया जाता है, निश्चित किया जाता है कि किस जगह पर नमी है। मान लीजिए बरसात का पानी जाकर कहीं एक जगह इकट्ठा होता है, वो समा जाता है धरती में, तो यानी कि वहां पर चौवा निकलता है जिसको रिसना बोलते हैं, और वहीं पर जो कुई होती है उसका खोदना निश्चित किया जाता है। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज अंकुश लगाता रहता है, क्योंकि जब कुइयों के ऊपर झगड़े होते हैं, सार्वजनिक उसको मान लिया जाता है, तो ग्राम समाज यानी कि वहां की जो पंचायत होती है उन कुइयों के ऊपर अंकुश लगा देती है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए स्वीकृति लेता है। आजकल ऐसा नहीं है कि जहां पर देखा राजस्थान में भी वहीं पर लोगों ने कुई खोद ली। उसके लिए पहले वहां से की ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच जो भी हैं वो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है कुई खोदने के लिए, क्योंकि आजकल सारे कार्य विशेष तौर पर राजनीतिक तौर पर हो रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस कहानी ये जो निबंध था राजस्थान की रजत बूंदे, एक राजस्थान के अंदर कुई खोदने का क्या उद्देश्य है और उसके अंदर क्या हमारा मनोरंजन है, क्या हमारी जरूरतें हैं, यानी कि राजस्थान वालों की, और किस प्रकार उसको उसके कार्य को पूरा किया जाता है। इस कहानी में आपको निबंध में ये सब कुछ बताया। ये निबंध आप अच्छी तरह से याद करेंगे। अगली वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर लेकर फिर हाजिर होंगी।